खड़ग प्रसाद शर्मा ओली उर्फ केपी ओली 4 बार नेपाल का प्रधानमंत्री रह चुका ये नेता अपने पद से इस्तीफा दे चुका है। वजह बनी है जेन जी प्रोटेस्ट। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन महज 24 घंटे में ही प्रधानमंत्री सहित कई बड़े मंत्रियों के इस्तीफे करवा चुका है। मरने वालों की संख्या 19 पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दुबई जाने की भी चर्चा है। लेकिन आखिर नेपाल में ऐसे हालात आए क्यों? क्या केपी शर्मा ओली का भविष्य भी शेख हसीना की तरह होने जा रहा है? नेपाल में इस वक्त जेन जी आंदोलन के लिए विलन नंबर 1 बने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पूरी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। इस कहानी के जरिए आप नेपाल के राजनीतिक उथल पुथल की कहानी को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। 1952 में एक गरीब ब्राह्मण के घर में पैदा हुए केपी शर्मा ओली का बचपन काफी तकलीफों से गुजरा। 4 साल की उम्र में ही मां का देहांत हो गया। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद ही पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से ओली प्रभावित हो चुके थे। उनके एक दूर के चाचा रामनाथ दहल की वजह से ओली पूरी तरह वामपंथ के आकर्षण में घिर चुके थे। ओली का सियासी सफर 14 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब वो 1966 में राजशाही और पंचायत व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े थे। 1970 में वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही झापा आंदोलन में शामिल होने की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। नेपाल में उन दिनों राजशाही हुआ करती थी। राजा को लोग ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, लेकिन ओली और उनके वामपंथी साथी नक्सलबाड़ी की तरह हथियारों के साथ क्रांति करने के हिमायती थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जल्द ही बिखर गई, लेकिन 1972 में ओली झापा विद्रोही गुट के सचिव बनाए गए। मोहन चंद्र अधिकारी, रामनाथ दहल जैसे लोग वामपंथी आंदोलन से आम लोगों को जोड़ने के हिमायती थे, लेकिन अधिकांश सदस्य हथियार बंद क्रांति के समर्थक थे। आखिरकार चंद्र प्रकाश मैनाली ने पार्टी की कमान संभाली और ओली को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगले ही महीने उनके चाचा रामनाथ दहल की हत्या हो जाती है। इस दौरान जान बचाने के लिए केपी शर्मा ओली पहले विराटनगर जाते हैं, लेकिन नेपाल में ओली की जान को खतरा था, लिहाजा वो मोहन चंद्र अधिकारी से बात करते हैं, जो उस वक्त भारत के कानपुर में छुपे हुए थे। ओली भी कानपुर पहुंच जाते हैं, लेकिन 1973 में देश लौटते ही ओली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले 14 साल केपी शर्मा ओली नेपाल के अलग अलग जेलों में बिताते हैं। जेल में ही उन्हें नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया जाता है। इस दौरान ओली जेल में ही राजनीतिक रूप से एक्टिव होते हैं। 1987 में जेल से रिहा होने के बाद ओली पूरी तरह पार्टी की पॉलिटिक्स में कूद जाते हैं। उन्हें लुम्बिनी जोन का प्रमुख बनाया जाता है, लेकिन नेपाल में 1960 से ही राजनीतिक पार्टियां प्रतिबंधित थी। देश में सिर्फ पंचायत के चुनाव होते थे। फिर आता है साल 1990, जिसमें नेपाल में एक बड़ा जन आंदोलन होता है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां हो या कांग्रेस, सभी ने देश में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी। उस वक्त भी नेपाल की राजधानी में 2 लाख से अधिक लोग जमा हो गए थे। उस दौरान भी गोलियां चली थी और दर्जनों लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया था। राजा वीरेंद्र विक्रम की मूर्तियां तोड़ डाली गई थी। आखिरकार राजा को झुकना पड़ा और नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। केपी शर्मा ओली झापा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनते हैं। नेपाली कांग्रेस को पहले चुनाव में बहुमत मिलता है, लेकिन उनके प्रमुख नेता कृष्ण प्रसाद भट्टाराई अपना चुनाव काठमांडू से हार जाते हैं। उन्हें हराया था कम्युनिस्ट नेता मदन कुमार भंडारी ने। 1991 के चुनावों में जहां कांग्रेस को 112 सीटें आईं, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 69 सीटों पर कामयाबी दर्ज की थी। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन 1994 तक नेपाल की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी थी। विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसी माहौल में कोइराला सरकार आंतरिक कलह का शिकार होती है और संसद में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव में हार जाती है। दोबारा चुनाव होते हैं, जिसमें 88 सीटों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरती है। अल्पमत की सरकार बनती है और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मनमोहन अधिकारी न सिर्फ नेपाल बल्कि एशिया के पहले चुने हुए कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री बनते हैं। नेपाल दुनिया की इकलौती राजशाही बनती है जहां कोई कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था। मनमोहन अधिकारी की इसी सरकार में केपी शर्मा ओली को गृह मंत्री बनाया जाता है, लेकिन ये सरकार अधिक दिन चलनी नहीं थी, सो चली भी नहीं।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा राजशाही के अंदर इस लोकतंत्र को नकली मानता था। 1996 में ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का माओवादी धड़ा नेपाल में सरकार के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई छेड़ देता है। नेपाल उसके बाद अगले 10 सालों तक माओवादियों की हिंसक क्रांति का गवाह बनता है। 2001 में राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह की पूरे परिवार सहित हत्या हो जाती है। उनके छोटे भाई ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा की गद्दी संभालते हैं, लेकिन राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह की हत्या का शक उस वक्त उनके भाई पर भी था। जनता को नए राजा पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, न ही राजनीतिक पार्टियों को। माओवादी तो मौका ढूंढ ही रहे थे तख्ता पलट का, और इसके बाद नेपाल में राजशाही के खिलाफ दूसरा बड़ा आंदोलन होता है 1990 के बाद। आखिरकार 2006 में राजा को हटा दिया जाता है। 2006 में नेपाल की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। तब वहां की संसद अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर देती है और राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। इस फैसले के बाद कई लोग काफी निराश भी हो गए। नेपाल के स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि बिना किसी बहस के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को सत्ता से बाहर करने पर जनता में उनके प्रति सहानुभूति बढ़ गई थी। अब जब दूसरी ओर नेपाल भ्रष्टाचार से त्रस्त है, तब ऐसे में स्थानीय लोगों का मानना है कि देश में एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो इन्हें रोक सके। राजशाही हटने के बाद से नेपाल में 14 सरकारें और 10 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। केपी शर्मा ओली 2015-16, 2018-21, 2021 में भी कुछ महीनों के लिए पीएम रह चुके हैं। ओली ने नेपाल कांग्रेस के समर्थन से 15 जुलाई 2024 को चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। उनके प्रशंसक उन्हें एक राष्ट्रवादी और मेहनती लीडर के तौर पर गिनते हैं, जो 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट के बावजूद राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव है। लेकिन उनके आलोचक मानते हैं कि ओली के अंदर एक तानाशाह है जो अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओली का भारत के साथ रिश्ता भी हमेशा तनावपूर्ण रहा है। ये अलग बात है कि इसी भारत ने उनकी 2 बार जान बचाई। पहली बार जब 70 के दशक में वो अपनी जान बचाने के लिए कानपुर आ गए थे, और दूसरी बार 2007 में जब दिल्ली के ही अपोलो अस्पताल में उनके किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ। लेकिन ओली का दिल हमेशा चीन के लिए धड़कता रहा। ओली का भारत विरोध काफी मुखर रहा है। 2015 में नेपाल के नए संविधान को लेकर सीमा नाकाबंदी हुई, जिसके लिए ओली ने भारत पर उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगाया। उनकी सरकार ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाने वाला नया नक्शा जारी किया, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ा, जिसके बाद बातचीत हुई, लेकिन ये तनाव कम नहीं हो पाया। ओली ने चीन के साथ रिश्ते मजबूत किए, जिससे भारत के साथ उनकी और ठन गई। ओली क्रांति के रास्ते सत्ता पर आए थे, और क्रांति के रास्ते ही उनकी सत्ता से विदाई भी हो गई। ओली मीडिया के प्रति असहिष्णु रहे हैं, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोपों से घिरे रहे। उनकी चीन से गलबहियां और भारत से दुश्मनी भी नेपाल में बड़ी संख्या में मौजूद मधेशी समुदाय को रास नहीं आता है। इसी साल नेपाल में राजशाही वापस लाने के लिए भी प्रोटेस्ट हुए थे। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी लगातार उठ रही। इस बीच जेन ज़ी आंदोलन के रास्ते सत्ता गंवाने वाले केपी शर्मा ओली का क्या होगा, और इस आंदोलन के बाद नेपाल का क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें जमी रहेंगी। इस खबर पर अगली अपडेट के साथ हम जल्द ही होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।